शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज भूगोल के अंतर्गत हम मैप देखेंगे पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप, पाकिस्तान का फिजिकल मैप, और हो सके तो एशिया के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक एशियन कंट्री है। यहाँ पर आपको जो मैप दिखाई दे रहा है राइट हैंड कॉर्नर में, राइट हैंड साइड पे पाकिस्तान का, यहाँ पर आपको रंग बिरंगे कलर से पाकिस्तान के जो अलग अलग प्रोविंस हैं, जिसको आप हिंदी में राज्य बोल सकते हैं, वो दिखाए गए हैं। किसी कंट्री के प्रोविंस भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि कभी कभी वो कोई प्रोविंस किसी कारणवश न्यूज़ में रहता है, वहाँ पर कोई महत्वपूर्ण ऐसी घटना घटित होती है जिसके चलते चलते वो प्रोविंस भी पूछ लिया जाता है। ऐसा सही जोड़ी के रूप में पूछा जा चुका है। इसलिए इसके जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं तो पश्चिमी किनारे पर बलूचिस्तान पड़ेगा। सबसे नीचे की तरफ में आपको सिंध पड़ेगा, पूर्वी वाले हिस्से की तरफ में। मतलब इंडिया के साथ में सिंध, पंजाब और ये कौन सा हिस्सा, खैबर पख्तूनवा, गिलगिट बाल्किस्तान। तो गिलगिट बाल्किस्तान का जो कुछ हिस्सा है इंडिया के साथ में भी लगता है और कुछ हिस्सा चाइना के साथ में भी शेयर होता है। वहीं जो खैबर पख्तूनवा है वो अफ़गानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर कर रहा है, और बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से देश अपनी सीमा को साझा करते हैं, बॉर्डर को शेयर करते हैं। यदि हम नीचे से शुरुआत करें तो सबसे नीचे में आप देख रहे हैं अरब सागर पड़ रहा है, ठीक है, अरेबियन सी। और बलूचिस्तान की यदि आप नीचे में जाते हैं तो सोन मियानी बे पड़ती है, सोन मियानी खाड़ी। इसके बाद इसके साउथ वाले हिस्से की तरफ में, पश्चिमी वाले हिस्से की बात करें तो इंडिया के साथ में बहुत लंबी बॉर्डर को ये शेयर करता है। इसके बाद ऊपर यदि हम जाते हैं तो चाइना के साथ में, और इसके साथ साथ में अफ़गानिस्तान और ईरान इसके पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ में और नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में पड़ते हैं। तो टोटल कितनी कंट्री हो गई? इंडिया 1, चाइना 2, अफ़गानिस्तान 3 और ईरान हो गया 4 कंट्रीज़ के साथ में पाकिस्तान अपनी बॉर्डर को शेयर कर रहा है। और अरब सागर किधर पर पड़ जाता है? पाकिस्तान के साउथ वाले हिस्से में पड़ जाता है। तो ये वाला जो पहला मैप आप देखे हैं, ये मैप है पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राजनैतिक नक्शा। अब यहाँ पर जो सेकंड वाला मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका फिजिकल मैप है, ठीक है। ये देखिए ग्रीन वाला कलर जो आपको दिखाई देगा, ये ग्रीन वाला कलर यहाँ का मैदानी हिस्सा है, और जितना ज़्यादा डार्क कत्थाई कलर आपको दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा इसका आ जाता है हाईलैंड वाला। हाईलैंड मतलब पहाड़ी वाला रीजन हो गया। तो पाकिस्तान का ज़्यादातर जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, ये वाला पूरा नॉर्थ से लेकर के साउथ तक आप देख रहे हैं, यहाँ पर या तो पठार देखने को मिलेगा या तो पहाड़ी एरिया हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सारी चीज़ें एकदम हमको क्लियर हो जाती हैं कि यहाँ की मेजर रिवर कौन कौन सी हैं, कहाँ पर इसकी राजधानी लोकेटेड है, ठीक है, और कौन कौन सा यहाँ पर पर्वत हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि यदि हम पाकिस्तान के नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं, तो यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत देखने को हमको मिलता है, ठीक है। हिंदुकुश पर्वत इस प्रकार से पूरा बॉर्डर एरिया में हमको देखने को मिलेगा। सिंधु रिवर इंडिया से होते हुए इस प्रकार से ये जो पहाड़ी एरिया है, नॉर्दर्न एरियाज, यहाँ से होती हुई गुजरती है और एंटर करती है इस्लामाबाद में, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से वो एंटर कर रही है। सिंधु की एक सहायक रिवर यहाँ पर दर्शाया गया है काबुल रिवर। काबुल रिवर अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, उसी के नाम से ये काबुल रिवर आप याद रख सकते हैं। काबुल रिवर एंटर करती है और ये इंडस रिवर में जाकर के अपने पानी को छोड़ती है। तो इंडस रिवर की सहायक नदी हो गई काबुल रिवर।
फिर आगे इस प्रकार से ये बढ़ती है और बढ़ते हुए चेनाब रिवर, ठीक है, झेलम रिवर, ये सब रिवर आकर के इसको यहाँ पर मिलती हैं। बहावलपुर ये जगह है जहाँ पर ये जो मेजर रिवर है इंडिया की, इंडिया से निकलने वाली कुछ सहायक नदियाँ वो यहाँ पर आकर के मिलती हैं। आगे जाकर के सिंधु नदी, सिक्कूर एक जगह है पाकिस्तान की, ठीक है, यहाँ से होते हुए हैदराबाद इसके किनारे पर बसा हुआ है, आप देख सकते हैं। और फिर ये है इंडस रिवर का माउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाकिस्तान इसके ऊपर में लोकेटेड है, ठीक है। कर्क रेखा किधर पड़ जाएगी? पाकिस्तान के साउथ वाले हिस्से की तरफ में। एक और यहाँ की मेजर रिवर है मस्काई रिवर। मस्काई रिवर किस एरिया में पड़ जाएगा? आपका जो हिंगोल नेशनल पार्क है और किरथर नेशनल पार्क है, ठीक है। तो हिंगोल नेशनल पार्क से होती हुई ये अरब सागर में अपने पानी को गिराती है। ये वाला जो हिस्सा आपको कम ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा यहाँ का पठारी एरिया है, बलूचिस्तान का पठार है ये। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा इसका मैदानी एरिया है। और ये रहा K2, ठीक है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट, जिसको पीक चोटी हम बोलते हैं पाकिस्तान। अभी तो देखिए ये जो पूरा ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ना, ये पूरा आपको पहाड़ी रीजन है। जितना ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा उतना ही ज़्यादा ये पहाड़ी एरिया है वहाँ का। पाकिस्तान को हम जो है डिवाइड कर सकते हैं 3 मेजर जियोग्राफिक जोन में, एज ऑब्जर्व्ड ऑन द फिजिकल मैप ऑफ द कंट्री अबव। ये हिस्से कौन कौन से हो सकते हैं? हाईलैंड एरिया नॉर्थ वाले हिस्से में है। इसके बाद प्लेन ऑफ इंडस रिवर ने एक मैदान का निर्माण करी है। इसके अलावा बलूचिस्तान का पठार हमको दिखाई देता है। द कंट्री आल्सो शेयर द थार डेजर्ट विथ इंडिया अलोंग इट्स ईस्टर्न बॉर्डर। इंडिया का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ हम देखते हैं कि थार का काफ़ी कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी गया है। तो जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है फीचर सम रियली हाई पीक ऑफ काराकोरम। यहाँ पर हमको काराकोरम दिखाई देगा, हिंदुकुश एंड हिमालयन माउंटेन रेंजेस देखने को मिल जाता है। वर्ल्ड का जो सेकंड हाईएस्ट पीक है माउंट K2, ये लोकेटेड है पाकिस्तान में। और ये जो पीक है हैज़ बीन मार्क्ड ऑन द मैप एंड इज़ आल्सो द हाईएस्ट पॉइंट इन द कंट्री। देखा जाए यहाँ पर हमने K2 जो देखे थे ना, ट्राइंगल से यहाँ दर्शाया गया था, ये देखिए ये हाईएस्ट पीक माना जाता है। अब ये जो वाइट डॉट आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मली ये हमारे भारत के नक्शे में है, लेकिन इस नक्शे में उसको अलग करके दिखाया गया है पाकिस्तान, क्योंकि ऑक्यूपाई एरिया वो हो गया है। लेकिन आज भी हम जब मैप देखते हैं तो हमारा मैप पूरा शेप वाला रहता है। इंडस रिवर और इसकी जो सहायक नदियां होती हैं, ठीक है, यहाँ पर मेजर सोर्स मानी जाती हैं पानी का। इंडस रिवर राइसेस इन द साउथ वेस्टर्न तिब्बत एंड ड्रेन्स इनटू अरेबियन सागर। साउथ वेस्ट तिब्बत के हिस्से से निकली है और अपने पानी को पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिराती है। वहीं बलूचिस्तान का पठार आपने देखे थे, जो कि इसके ईस्ट वाले हिस्से की तरफ में पड़ जाता है, मतलब ईरान का पठार और बलूचिस्तान का पठार। द रीजन इज़ वेरी ड्राई एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड। जब सूखा है तो आप समझ सकते हैं यहाँ लोग बहुत कम रहते होंगे। ये इसका राजनीतिक मैप है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, फैटा, खैबर पख्तूनिया, गिलगित बाल्टिस्तान, और ये है जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा, और ये है अक्साई चीन वाला हिस्सा जिसको थोड़ा सा चाइना ने हथिया लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पॉलिटिकल मैप यहाँ पर दिखाया जाता है। अब यदि हम देखें कि वर्ल्ड में इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा, ये हिस्सा है आपका एशिया का। तो यदि आप एकदम लास्ट की तरफ में जाते हैं, इस तरफ में जाते हैं, अफ्रीका की तरफ में जाते हैं, तो ये मिडल ईस्ट पड़ता है, ठीक है। मिडल ईस्ट के
यहाँ से लगा हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आ जाता है भारत। तो पाकिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र है, साउदर्न एशिया में पड़ जाता है, एशिया के दक्षिणी छोर पर पड़ता है। ये लोकेटेड है इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, अर्थ के नॉर्थ और ईस्ट वाले हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है। ठीक है, 4 कंट्री के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, इंडिया के साथ में, चाइना के साथ में, ईरान के साथ में एंड अफगानिस्तान के साथ में। और सबसे नीचे की तरफ आप जाते हैं दक्षिण में तो अरब सागर एंड गल्फ ऑफ ओमान बॉर्डर टू द साउथ। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम आज डिस्कस करेंगे वो G7 समिट 2023 से रिलेटेड है। ठीक है, G7 का समिट 2023 का जो वर्जन है इस बार जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया जा रहा है। और हिरोशिमा और नागासाकी 2 ऐसी जगह हैं जो कि पूरे विश्व में विख्यात हैं। क्यों जाने जाते हैं? ये 2 ऐसी जगह थी जहां पर अमेरिका ने विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए थे। इसलिए जाहिर सी बात है ऐसी जगह में यदि आप इसकी अध्यक्षता रख रहे हैं, ऐसी जगह को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये है उससे रिलेटेड कोई ना कोई मुद्दे यहाँ पर उठाए जाने हैं और उसी का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन की जो औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 7 पावरफुल डेमोक्रेटिक देशों के लीडर हैं। इसके साथ साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस दौरान दुनिया की आर्थिक स्थिति, रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की आक्रामकता पर चर्चा की जानी है। ये जाहिर सी बात है, जब भी अमेरिका, यूरोप और जापान वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इकट्ठे होते हैं तो वो चाइना को ही घेरने का काम करते हैं। तो G7 समूह के जो नेता हैं, G7 समिट जिसकी बैठक हर साल होती है, इसी के कारण हम इसको G7 शिखर सम्मेलन बोलते हैं। तो शुक्रवार से शुरू हुए इस सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा 8 और भी नए मेहमानों को बुलाया जा रहा है। G7 दुनिया के सबसे धनी देश जैसे कि जापान, अमेरिका, किंगडम, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली का एक ग्रुप है। इसकी अध्यक्षता हर साल एक सदस्य को मिलते जाती है। इस साल G7 की अध्यक्षता जापान के पास है। ऐसे में गैर सदस्य देशों को आमंत्रित करने की पावर जापान के पास में ही रहता है। वहीं यदि हम बात करें G7 का गठन कैसे करके हुआ, तो G7 देश आर्थिक रूप से उतने प्रभावशाली नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हिसाब से देखेंगे 1990 में G7 समूह के पास दुनिया के कुल GDP का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा था। अब कह रहे हैं ये हिस्सा 30% रह गया है। शुरू में ये 6 देशों का समूह था। इसकी पहली बैठक हुई थी 1975 में। नॉर्मली देखा जाए ना तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते रहता है उसको रोकने के लिए ही इसका निर्माण किया गया था। अब यदि हम बात कर लें इस एडिटोरियल में मेनली किसके ऊपर फोकस किया गया है, जब इसकी जो बैठक है जापान के हिरोशिमा में आयोजित की जा रही है तो मेनली फोकस किया जा रहा है कि इंडिया क्या योगदान दे सकता है कि आगे इस प्रकार के जो परमाणु हमले हुए हैं उनको रोक सके। मेनली क्वेश्चन यहीं पर उठाया जाता है। कुल मिलाकर के इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है, अभी G20 की हम प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, हमें एक प्रकार से मौका मिल गया है कि हम G7 की समिट में भी पार्टिसिपेट कर सकें। Mr. Modi was referring especially to India's G20 presidency and aligning G20 agenda। कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो मिस्टर मोदी रेफर कर रहे हैं स्पेसिफिकली इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी को और अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं कि G20 का एजेंडा भी हमारा सध जाए यदि वहाँ जा ही रहे हैं तो। G20 का एजेंडा और G7 समिट का एजेंडा ये काफ़ी की मानी जा रही है। एक देयर आर अदर रीजन फॉर इंडियाज प्रेजेंस टू स्टैंड आउट 8 कन्वर्सेशन दिस वीकेंड।
इसके अलावा भी कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसके चलते चलते इंडिया इस समिट में आकर के खड़ा हुआ है। अब जापान चूँकि G7 की बैठक को होस्ट कर रहा है, हैज़ टेकन ए फेयरली टफ पोजिशन ऑन रसिया, लेकिन इसने रसिया को बिल्कुल आड़े हाथों लिया है, एकदम टफ पोजिशन में खड़ा कर दिया है। विथ इट्स इन्वॉय टू इंडिया सेइंग दैट मैसेज टू पुतिन मस्ट बी दैट रसिया विल हैव टू पे फॉर इट्स वार इन यूक्रेन। क्या कहा गया है जापान की तरफ से, यूक्रेन से जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इसकी कीमत आपको चुकाना पड़ेगा, ऐसा जापान का कहना है। जितनी भी जो G7 कंट्रीज़ हैं जैसे US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपियन यूनियन, ये बिल्कुल एक पोजीशन में खड़े हैं कैसे करके सैंक्शन लगा लगा के रसिया को ख़त्म किया जाए और माल की सप्लाई करते जाइए, हथियार की सप्लाई करते जाइए यूक्रेन को, और कैसे भी करके रसिया को डाउन करने का काम करना है, ताकि फिर अकेला बचा रह जाए कौन पूरी दुनिया में, अमेरिका। लेकिन एक नई ताकत पैदा हो रही है, वो है चाइना। इसलिए आज के टाइम में चाइना और रसिया को एक साथ काउंटर करने की सोची जाती है यहाँ पर। नाइदर रसिया नॉर चाइना द एलिफेंट्स इन द रूम आर एक्चुअली इन्वाइटेड, और इसलिए तो कहते हैं ये दोनों को बुलाओ ही मती। तो ना तो रसिया को और ना ही चाइना को इस जगह पर बुलाया गया है। और इंडिया की जो पोजीशन है विल बी ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, इंडिया की पोजीशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये ग्लोबल साउथ के वॉइस के रूप में काम कर रहा है। इंडिया को बुलाए हैं तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ इंडिया उठा सकता है, एशियन कंट्रीज़ की आवाज़ मोदी उठा सकता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर कन्वर्जेसन हो सकते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सैंक्शंस का जो कि इम्पोज किए गए हैं G7 कंट्रीज़ के द्वारा डेवलपिंग वर्ल्ड के ऊपर। इसमें इंक्लूडिंग है फूड, फर्टिलाइजर, एनर्जी एंड सिक्योरिटी। तो इनके ऊपर यदि कहीं सैंक्शन लग रहा है तो G7 कंट्रीज़ कहीं इससे प्रभावित तो नहीं हो रही हैं। इसके साथ साथ में अच्छी बात यह है कि यहाँ पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी मुलाकात करने वाले हैं। इन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक्सेप्ट करेंगे जापान के इनविटेशन को। वो तो जाहिर सी बात है, आप सोच सकते हैं कि पूरा यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, जापान पूरा का पूरा यूक्रेन का पक्ष ले रहे हैं, उनको माल की सप्लाई कर रहे हैं, युद्ध में हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, तो उनको बुलाएंगे, जाहिर सी बात है। तो G7 पर्सन की जो इन पर्सन मीटिंग है यहाँ पर इनको बुलाया गया है। ऑल आइज इन इंडिया विल बी ऑन ए पॉसिबल मीटिंग बिटवीन हिम एंड मिस्टर मोदी। तो सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ज़रूर मोदी के साथ में मिलेंगे। इसको हम पहला उदाहरण मान सकते हैं, पहला इंस्टांसेस मान सकते हैं जब से ये यूक्रेन का वार छिड़ा है। G7 कंट्रीज़ काफ़ी उत्सुक हैं watch whether Modi extend an invitation to Mr. Zelensky to address G20 summit in सितंबर। काफ़ी ज़्यादा लोग उत्सुक हैं कि क्या मोदी एक्सटेंड कर सकते हैं इस इनविटेशन को मिस्टर जेलेंस्की को, कहाँ कि आप एड्रेस करिए G20 की समिट सितंबर के महीने में। अपार्ट फ्रॉम द रसिया यूक्रेन टसल, इंडिया विल बी एट फोरफ्रंट। देखिए, इंडिया रसिया यूक्रेन के ऊपर इंडिया का जो स्टैंड रहा है ना, उससे ये जो पश्चिमी देश हैं वो खुश नहीं हैं। एक मुद्दा तो है ही, ये रसिया यूक्रेन टसल तो है ही, इसके अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें इंडिया को ला करके आगे खड़ा किया जाएगा। एज G7 एंड G7+ कंट्रीज डिस्कस डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, किसके ऊपर ये फोकस करने वाले हैं, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे। इसके अलावा हेल्पिंग कंट्रीज सच एज श्रीलंका टू अवॉइड ए डेब्ट ट्रैप। सोच रहे हैं कि चाइना उधार दे के दूसरी कंट्री को फंसाते जा रहा है, अब अपन एक काम करते हैं, हम लोग अब उस कंट्री को कर्जा देंगे, कहीं जाल में ना फंसा ले, चाइना अपनी तरफ ना कर ले। इसके साथ साथ में कुछ इशू और हैं, जैसे कि सप्लाई चेन कंटिन्यू बनी रहे। इसके अलावा एनर्जी के ऊपर आप ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, रसिया के ऊपर खास करके। इसके साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एड इन द रीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर बात करी जाएगी।
फाइनली देखा जाए कि इंडिया की जो यूनिक वॉइस है एज ए न्यूक्लियर पावर दैट इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ नॉन प्रोफलाइजेशन ट्रीटी रिजीम, येट हैज़ बिल्ट एन impeccable regard in nuclear restraint, will be heard as Japan seeks to send a united message on non-proliferation from Hiroshima, which was devastated by an American atomic bomb in 1945. अब इंडिया क्या है ना, जो नॉन प्रोफाइलरेशन ट्रीटी रिजीम है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए इंडिया अपना क्या स्टैंड रख रहा है इसके ऊपर भी सब लोग ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पार्टिकुलरली ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, जैसे आज के टाइम में शहरों का जो डेवलपमेंट हमको करना है तो वो हम किस प्रकार से करें। हमें डेवलपमेंट इस प्रकार से करना है कि हम हमारे शहरों को विकसित भी करते जाएं और इसके साथ साथ में हमारे जो शहर हैं पर्यावरण के अनुकूल रहें। ऐसा नहीं है कि हमारा जो विकास हो रहा है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला हो। इसके साथ साथ में हम रिसोर्सेज का ऐसा इस्तेमाल ना करें कि बहुत जल्दी हम उनको ख़त्म कर दें और आने वाली युवा पीढ़ी के कुछ बचने ही ना दें। इस मामले में ये जो आर्टिकल है वो फोकस करता है कि लोकल लेवल पर प्रयास किए जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर एक जो शहर है, पार्टिकुलरली यहाँ भोपाल की बात करी जाती है कि भोपाल किस प्रकार से आगे आ रहा है एसडीजी प्रोग्रेस के लिए। ट्रैकिंग एसडीजी प्रोग्रेस द भोपाल वे। एसडीजी में जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको हम ट्रैक कर सकें, कैसे करके हम ट्रैक करेंगे इसके ऊपर कहना चाहिए ये एडिटोरियल फोकस करता है। तो भोपाल बन गया है पहला सिटी हमारे देश का जिसने ज्वाइन किया है ग्रोइंग ग्लोबल मूवमेंट ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एसडीजी को लोकलाइज करिए, ठीक है, मतलब इसको आप लोकल लेवल पर करिए। ऐसे मामले में एक जो ग्लोबल मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के मामले में भोपाल भारत का पहला ऐसा सिटी बन गया है जो कि इसको ज्वाइन कर रहा है। फॉलोइंग द रिलीज ऑफ इट्स वॉलंटरी लोकल रिव्यू, क्योंकि अभी हमने देखे हैं एक वॉलंटरी लोकल रिव्यू यहाँ से जारी किया गया है। 2015 में 193 मेंबर स्टेट यूनाइटेड नेशंस के उन्होंने एडॉप्ट किया था एक 2030 के एजेंडा को। क्या नाम रखा गया है? 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें शामिल थे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 चीज़ें निर्धारित करी गई थी। नाम रखा गया था 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यहाँ पर 169 टारगेट रखे गए थे एज ए प्लान ऑफ एक्शन के तौर पर फॉर पीपुल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, कुछ एक्शन हमको लेने हैं, इसमें पीपल भी पार्टिसिपेट हैं, इसमें हमें प्लानेट का भी ध्यान रखना है और ध्यान रखना है हमारी प्रॉस्पेरिटी का। अब अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड पीपल, ये जो रिजोल्यूशन आज लेकर के आए हैं ये स्पेसिफाई करता है कुछ तंत्र को, मैकेनिज्म तंत्र को, कैसे करके आप मॉनिटर करेंगे, कैसे करके रिव्यू करेंगे, कैसे करके आप रिपोर्ट देंगे प्रोग्रेस का एज ए मेजर ऑफ अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड पीपल। यदि आप मॉनिटरिंग कर ले रहे हैं, टाइम पे रिव्यू करते जा रहे हैं, रिपोर्टिंग करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है आप लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं, भारत की जो जनसंख्या है उसके प्रति आप जिम्मेदार हैं। आगे चल कर के आप देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है यदि हम भोपाल जैसे शहरों की बात करते हैं। इसको जब आप लास्ट में ख़त्म करते हैं तो जो मेंबर स्टेट है वो सबमिट करता है एक वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? वॉलंटरी नेशनल रिव्यू इसको बोलते हैं, VNR। आगे ये वर्ड बहुत ज़्यादा आने वाला है। किसको? यूनाइटेड नेशंस के हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम को।
अब आगे देखते हैं कि मोर रिसेंटली जो VLR होते हैं एज ए मीन्स ऑफ ड्राइविंग एंड रिपोर्टिंग लोकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG। आज के टाइम में VLR एक प्रकार से साधन बन गया है। एक प्रकार से VLR का मतलब ये हो गया है कि आप क्या क्या चीज़ें अपने यहाँ पर चला रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, लोकल कैसे आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं SDG का एट द सब नेशनल एंड सिटी लेवल। आज के टाइम में यदि VLR का मतलब हम निकालें तो अपने देश के भीतर स्टेट लेवल पर, सिटी लेवल पर SDG में कितना इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर हो जाता है। इंडिया की प्रोग्रेस की बात करें तो इंडिया ने काफ़ी सराहनीय एफर्ट किया है इस मामले में, चाहे वो एडॉप्शन हो, चाहे लोकलाइजेशन हो, चाहे अचीवमेंट हो SDG का। नीति आयोग ने प्रेजेंट किया था इंडिया का सेकंड VNR एट द HLPF कन्वेंट इन 2020। जैसे कि हम पहले से ही बात करें हैं कि चाहे वो इंडिया हो, चाहे इंडिया के लेवल पर कोई व्यक्ति SDG के ऊपर काम करने वाला हो, वो अपने जो भी प्रयास हैं उनको क्या काम करता है, उनके प्रयास की रिपोर्ट तैयार करके HLPF में जा कर के जमा कर देता है। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसने पब्लिश किया था एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ताकि रिव्यू किया जा सके, मॉनिटरिंग किया जा सके SDG को, विच कॉन्टेक्चुलाइज द यूएन्स ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क टू प्रेजेंट इंडियाज यूनिक डेवलपमेंट जर्नी, जिससे पता चलता है कि नहीं यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में कुछ हमको क्या देखने को मिला, एटलीस्ट 23 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इन्होंने प्रिपेयर किया है एक विज़न डॉक्यूमेंट जो कि SDG के ऊपर आधारित है। आलमोस्ट जितने भी हैं उन्होंने इनिशिएट कर दिए हैं कुछ स्टेप ताकि लोकलाइज कर सके हम SDG, मतलब कि लोकल लेवल पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे करके उतार सकते हैं। सिटीज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक होल्डर इन एजेंडा 2030। यूनाइटेड नेशन का जो 2030 का एजेंडा है, इसमें सिटी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर मानी जाती हैं। लगभग 65%, 169 टारगेट है, उसका 65% हिस्सा कुड नॉट पॉसिबली टू अचीव्ड विथआउट इंगेजमेंट ऑफ लोकल अर्बन स्टेक होल्डर। 169 जो हमने टारगेट निर्धारित करे हैं, उसका आप 65% हिस्सा, एटलीस्ट 65% हिस्सा ऐसा है जिसको आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे यदि आप अर्बन स्टेक होल्डर को शामिल नहीं करते हैं तो। ठीक है, अर्बन स्टेक होल्डर के अंतर्गत राज्य की सरकारें हो सकती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो सकते हैं, ग्रामीण लेवल पर देखें तो पंच, सरपंच, सचिव आदि हो सकते हैं। VLR की बात करी जाती है। VLR एक प्रकार का टूल है जो कि प्रदर्शित कर देता है कि कैसे करके लोकल एक्शन आर लीडिंग द वे इन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बता देता है कि मोहल्ले लेवल पर, सिटी लेवल पर, ठीक है, कितने ज़्यादा लोकल एक्शन लिए जा रहे हैं और उनका प्रदर्शन ये बताता है VLR। एंड बिल्डिंग ए ग्रुप ऑफ पार्टनर्स टुवर्ड दिस वर्क, और इस काम को करने के लिए अपने ही जैसे और लोगों को ये शामिल करते जाता है और एक प्रकार से ग्रुप का ये निर्माण कर लेता है। ये काफ़ी डिज़ायरेबल है कि हम अलाइन करें सिटी के VLR को। एक चीज़ और यहाँ पर बताई जा रही है कि हमको सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो VLR हैं, सिटी का VLR और स्टेट लेवल के जो एक्शन प्लान हैं, इनको आप अलाइन कर दीजिए, एक साथ में जोड़ करके काम करिए। इसके साथ साथ में कंट्री का जो VNR है, इसके साथ में भी इसको आप जोड़ दीजिए। द प्रोसेस अलाउ ए ग्रेट डील ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्लेक्सिबिलिटी का, टू द सिटीज़ टू टेल देयर स्टोरी विथ इन ए फ्रेमवर्क टू ऑफ देयर चॉइस। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ेगा सिटीज़ को कि आप अपनी कहानी बताइए एक फ्रेमवर्क के भीतर में, और इसमें आपकी ही चॉइस रहेगी कि आप किस प्रकार से काम करेंगे, कौन कौन से आप उपाय करने वाले हैं। जैसे कि जो शहर हैं वो चुन सकते हैं अपनी प्रायोरिटी को VLR प्रोसेस के लिए।
A quantitative assessment using various city level indicator relevant to SDG target, or a narrative that describes the efforts and vision of the city। एक प्रकार से देखा जाए सिटी क्या क्या चीज़ एफोर्ड करेंगे, सिटी का क्या विज़न हो सकता है, इन सारी चीज़ों को आप किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी देने वाले हैं VLR प्रोसेस के अंतर्गत, इन सब का आपको असेसमेंट करना है। इसके लिए सिटी लेवल के इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। लेकिन देखा जाए तो ये काफ़ी हार्ड टास्क माना जा रहा है इंडियन सिटीज़ के लिए, पार्टिकुलरली नॉन मेट्रो अर्बन लोकल बॉडीज़ के मामले में। इनके पास लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड रुपया पैसा है, डिसएग्रीगेटेड इनके पास डाटा रहता है, मतलब संपूर्ण डेटा अवेलेबल नहीं रहता है कंप्रहेंसिव VLR के लिए जो कि कवर कर सके SDG को। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो VLR है डज नॉट हैव ए बी एग्जॉक्टफुल इन क्वान्टिफाइंग ईच ऑफ 286 इंडिकेटर अंडर इंडियाज NIF which translate the global target under 17 SDGs into local indicator at national level। इस प्रकार से जब हम देख रहे हैं हमारे देश में किस किस चीज़ की कमी है, हमारी जो नॉन मेट्रो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जिनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, इनके पास लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड रुपया पैसा है, इनके पास डेटा अवेलेबल नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के। वहीं यदि हम भोपाल प्लान की बात कर लें, ठीक है, तो भोपाल का जो VLR है वो एक प्रकार से रिजल्ट माना जाता है कोलैबोरेशन का। यहाँ पर हमें किस किस का सहयोग देखने को मिल रहा है, भोपाल की नगर पालिका शामिल हुई है, UN हैबिटाट शामिल हुआ है, एंड ए कलेक्टिव ऑफ ओवर 23 लोकल स्टेक होल्डर। इसके अलावा भी 23 लोकल स्टेक होल्डर इसमें शामिल हुए हैं। इस यहाँ पर हमको मेजरमेंट देखने को मिलते हैं 56 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का SDG से रिलेटेड हैं पूरे। इसके लिए 3 पिलर बनाए गए हैं, ऑफ पीपुल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल्डिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि हम कोई भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, रेजिलेंस खड़ा कर रहे हैं, इमर्ज एज ए प्रायोरिटी फॉर द सिटी फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मैप टू द SDG। सबसे पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, रेजिलेंस देखा जाता है। वहीं यदि हम डेप्थ क्वांटिटेटिव असेसमेंट करें सिटी लेवल पर, जिसके इंडिकेटर बताए गए हैं SDG 11 में, तो भोपाल का जो परफॉर्मेंस रहा है किस किस को चीज़ के लेकर के, भोपाल का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ओपन स्पेसेस पर कैपिटा, एक व्यक्ति को कितना ओपन स्पेसेस मिल पा रहा है, खुलापन वो फील कर पा रहा है। तो इस प्रकार के जो इंडिकेटर हैं इनके ऊपर भोपाल काम करेगा, भोपाल इनके ऊपर अच्छे से काम कर रहा है, और ये आ जाते हैं SDG 11 के अंडर में। इसके अलावा देखिए बहुत सारी विश्व लेवल पर ऐसी भी जगहें हैं जहां पर लोकल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए कुछ मॉनिटरिंग की जा रही है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनकी मॉनिटरिंग का काम भी किया जा रहा है। जैसे कि कैंटरबरी यूनाइटेड किंगडम की यदि हम बात करें, जहां पर कुछ जो रेसिडेंट हैं और जो लोकल ग्रुप हैं वो इकट्ठे आए ताकि वो एक कोएलिशन का निर्माण करें जो कि VLR का काम करेगी। VLR का काम करेगी मतलब लोकल लेवल पर SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा उसकी मॉनिटरिंग करें। आगे फिर एग्जाम्पल और दिया जाता है, वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जहाँ कहाँ के धुलीखेल नेपाल, सिंगरा बांग्लादेश, अम्मान जॉर्डन, जिन्होंने काम किया है एक सिमिलरली कॉन्टेक्स्ट में एज दैट ऑफ इंडियन सिटीज़ टू पब्लिश देयर VLRs इन 2022। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जो कि RBI से रिलेटेड आई है। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि RBI 2000 के जो नोट हैं मार्केट से वापस खींचने वाली है। अब जिन लोगों ने भी काला धन के रूप में 2-2 हज़ार की गड्डी जमा कर करके रखे होंगे ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आने वाली हैं।
एक चीज़ यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि आरबीआई की तरफ से कितना पैसा रिलीज़ किया गया था, कितने नोट रिलीज़ किए गए थे, कितने उनके पास में वापस आए। फिलहाल के लिए ये पूरा का पूरा पैसा चले खींच लेगी आरबीआई। बाकी के जो बचा हुआ कहना चाहिए काला धन है, उसका पता लगाने के लिए कहना चाहिए कदम उठाया गया है आरबीआई के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्राइडे के दिन डिसाइड किया है कि हम विदड्रॉ करेंगे 2000 के डिनोमिनेशन बैंक नोट को। अब ये सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे इन परसुएंस ऑफ इट्स क्लीन नोट पॉलिसी। किसके अंतर्गत? क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत। फिर भी यदि देखा जाए तो जो 2000 के नोट है ना, विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। ए सिमिलर विथड्रॉल ऑफ नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन वाज अंडरटेकन इन 2013-14। इसी प्रकार का एग्जाम्पल हमने 2013-14 में भी देखे थे। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सेंट्रल बैंक ने एडवाइस दिया है भारत के लोगों को कि आपके पास जितने भी 2-2 हज़ार के नोट हैं, इस नोट की गड्डी को लेकर जाओ बैंक और अपने बैंक अकाउंट में इसको डिपॉजिट कर दो और एक्सचेंज करिए देम इनटू बैंक नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन। 2000 के हैं तो 2000 के बदले में, 2000 के सिंगल नोट के बदले में बैंक आपको क्या काम करेगी, 100 के 500 के नोट थमा देगी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी वैल्यू टोटल 2000 हो जाएगी। तो 2000 के जो नोट है उनको जमा करो कहना है ऐसा आरबीआई का। देखने वाली बात यह है कि कितना फ़ायदा इससे होने वाला है। अब अभी अभी हमने हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण जजमेंट देखा था कि यहाँ की जो सिविल सर्वेंट हैं, सिविल सर्विस को कंट्रोल करेगा यहाँ की विधायिका, मतलब अरविंद केजरीवाल इसको कंट्रोल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया था। अब इसको उल्टा कर दिया है केंद्र सरकार ने एक विधेयक ला करके, और कह रहे हैं कि नहीं, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही फाइनल यस और नो कहेगा सिविल सर्विसेज मतलब ब्यूरोक्रेट के मामले में। कुल मिलाकर के देखा जाए यहाँ पर तो सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ से चलाना चाहती है, इसीलिए वो सहारा ले रही है एलजी का, वहाँ के उपराज्यपाल का। यूनियन गवर्नमेंट ने फ्राइडे के दिन एक ऑर्डिनेंस लेकर के आया है। ठीक है, अब चूँकि बैठक तो चल रही नहीं है संसद की, तो उन्होंने क्या काम करा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोला कि हम एक ऑर्डिनेंस लेकर के आ रहे हैं, आप इसमें साइन कर दो, जब सेशन चलेगा तो इसके ऊपर हम कानून बनाएंगे। तो इसके अंतर्गत जो एलजी है वो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली है, with the final say on the posting and transfer of all bureaucrat। दिल्ली गवर्नमेंट के लिए जितने भी सिविल सेवक काम कर रहे हैं उनकी पोस्टिंग कहाँ करना है, कहाँ उनका ट्रांसफ़र करना है, ये पावर किसको दे दी सरकार ने, केंद्र सरकार ने दे दी है वहाँ के उपराज्यपाल को कि आप यस और नो आप ही कहोगे। अब ये जो ऑर्डिनेंस है इसके अंतर्गत क्या है, अमेंडमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के अंतर्गत, एंड इफेक्टिवली निगेट्स द मई 11 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। 2023 का मई 11 का जो जजमेंट आया था उसको ये ख़त्म कर रहा है कुल मिला करके, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल लीड आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को पावर दे दी थी कि आप कानून बना सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, कब आप उनकी ठीक है कहाँ उनकी पोस्टिंग करना, कहाँ इधर उधर ट्रांसफ़र करना है। तो अब ये पावर ले ली है किसने, केंद्र सरकार ने। ऑर्डिनेंस लाया गया है ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके पहली बार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। इसके अंतर्गत क्या स्थापित किया जा रहा है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी स्थापित करी जा रही है, जिसके हेड रहेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के केजरीवाल इसके प्रमुख हेड रहेंगे, विथ चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली एज इट्स अदर 2 मेंबर। यहाँ एक संस्था भी बना दी जा रही है जिसके हेड रहेंगे मुख्यमंत्री, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जितने भी मैटर्स रिक्वायर किए जा रहे हैं, क्या क्या ये लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है,
सबसे पहले अथॉरिटी डिसाइड करेगी, लेकिन ये डिसाइड किया जाएगा मेजॉरिटी ऑफ वेट ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. रीड द ऑर्डिनेंस issued by the Union Law Ministry.